नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे, दिव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले 10 वर्षों से जीएस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जहां पर काफी अनुभव अब मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं आपके साथ सही गाइडेंस पे काम करने वाला हूं। दोस्तों, दिव्य एकेडमी की क्लासेस आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध होंगी। हमारे टीचरों का जो विगत वर्षों का अनुभव है, इसके आधार पर हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जीएस के सब्जेक्ट में हम सबसे पहला विषय जो उठा रहे हैं वो है इतिहास। इतिहास हमें ये जानकारी प्रदान करता है कि भविष्य में हमसे क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए और पास्ट में हमने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसका खामियाजा हमें वर्तमान में भुगतने को मिल रहा है। तो इतिहास जो है, इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एक विषय की शुरुआत करते हैं जो हमारा विषय है इतिहास। आज की क्लास में हम इतिहास के इंट्रो की बात करेंगे कि इतिहास क्या है, किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नए सेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य के लिए आप बहुत मेहनत करें और उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इतिहास क्या है। तो हमें जानने की आवश्यकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री पहले तो किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। तो हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। अब दोस्तों, हेरोडोटस साहब ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की किताब का नाम है हिस्टोरिका। तो हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस और हा से हिस्टोरिका। तो इतिहास की जानकारी देने वाली पहली पुस्तक जो मिलेगी वो मिलेगी आपको हिस्टोरिका। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास का पिता कहा जाता है। पर दोस्तों, कुछ ऐसे इतिहासकार भी हुए जिन्होंने नहीं माना है कि हिस्टोरिका में जो जानकारी दी गई है वो ऑथेंटिक जानकारी है। तो कुछ लोग इस बुक का खंडन भी करते हैं, बट हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। हमें देना है फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो आंसर है हेरोडोटस और इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो एच से आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं, तो यहां पर इतिहास को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास को जब कुछ भागों में डिवाइड किया गया है तो हम इस पे जब बात करते हैं ना, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। चलिए, तो इतिहास को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, जो कि सबसे पुराना काल कहलाएगा। दूसरा है आपका आधे ऐतिहासिक काल, जो कि मिड वाला काल कहलाएगा। और फिर एक आता है ऐतिहासिक काल, जिसको आज की डेट में हम प्रेजेंट में हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये बनता है आपका ऐतिहासिक काल। तो 3 कालों में हमने इसको डिवाइड किया है दोस्तों इतिहास को। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जहां पर हमें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली। मतलब पहली बार जब इतिहास की शुरुआत होती है तो मनुष्य अनभिज्ञ था, उसके पास एजुकेशन नहीं था, उसके पास कोई भाषा नहीं थी, उसके पास कोई लिपि नहीं थी, जिसका हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं था। बट फिर भी कुछ तो बातें थी कि मनुष्य कुछ तो संचार के लिए इस्तेमाल करता था, कुछ तो उसने कहना सीखा होगा, कुछ तो उसने बोलना सीखा होगा। तो ऐसा इतिहास जिसके बारे में केवल सुना गया है, ना तो इसके बारे में कुछ भी लिखा है, ना ही इसके कोई सोर्स है हमारे पास जिससे हम विशेष जानकारी इसकी बता सके। तो ऐसा इतिहास जो ना तो लिखा गया है और लिखा नहीं गया है तो पढ़ा भी नहीं गया है, तो ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया, ऐसे इतिहास को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बारे में केवल सुना गया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा गया है, उसको हमने स्रोत मानकर उसके ऊपर कार्य करना चालू किया। तो पहला काल था प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आधे ऐतिहासिक काल, जहां पर थोड़ा सा विकास आ गया। तो इंसान के पास जब थोड़ा सा विकास आता है तो वो अपना डेवलपमेंट पहले करता है, पढ़ाई लिखाई की बातें अभी यहां पर नहीं होगी। तो आधे ऐतिहासिक काल ऐसा है जिस पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, पर इंसान ने क्या लिखा है वो आज के मनुष्य के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कैप्स में जो डायग्राम बने उनका हम एनालिसिस करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी, उसके आधार पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसा इतिहास जो लिखा तो गया है
परंतु क्या लिखा है वो पढ़ा नहीं गया था, इसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और जहां का प्रॉपर लिखित वर्णन है और जो लिखा गया है उसको ऑथेंटिक पढ़ा भी गया है तो वो कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों सबसे पुराना दौर प्रागैतिहासिक काल का, जहां पर ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया, कुछ सोर्सेस के आधार पर ही हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को तैयार किया है, वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जहां पर कुछ तो लिखा गया था परंतु वो पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा गया था, वो बनता है आद्यैतिहासिक काल। और फिर एक काल आता है जो कि प्रॉपर लिखा गया है, प्रॉपर पढ़ा गया और उसके पूरे सोर्स हैं, तो वो कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। चलिए तो अब हम दोस्तों इसके ऊपर बातें करेंगे। चलिए जब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्लियर स्ट्रोक फ्रॉम द करेंट ऑफ द ऑल पेजेस, अपन दिस पेज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया पूरा। चलिए है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पूरा प्रस्तर काल, जिसे अपन लोगों ने स्कूल में इतने कठिन लैंग्वेज पे नहीं पढ़ा है, अपनों ने स्कूलों में इसको पढ़ा है पूरा पाषाण काल, प्री स्टोन एज, ना। तो ये जो पूरा दौर है इसको स्टोन एज कहा जाता है, इसे कहा जाता है पाषाण काल। तो सबसे पहला आपको इसको मिलेगा पूरा पाषाण काल। दूसरा वाला है मध्य प्रस्तर काल, इसे हम कहते थे स्कूलों में मध्य पाषाण काल, तो ये मिलेगा आपको मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद मिलेगा नव पाषाण काल। तो दोस्तों पुराने समय में जो मनुष्य था उसका संपर्क किसी धातु के साथ नहीं था, उसका पहला संपर्क हुआ है पत्थर के साथ, और पत्थरों के साथ संपर्क होने के कारण इस काल का नाम पड़ा है पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल सबसे पहला रहेगा, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। जब इतिहास में हम इसका फुल्ली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया आज की क्लास हमारी इंट्रो की क्लास है, किस तरीके से इतिहास बढ़ा हम इस पर बात करने वाले, तो हम इसको बहुत कम शब्दों में आपको बताएंगे। पूरा पाषाण काल वो काल था जब मनुष्य ने गुफा में रहना चालू किया। और आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा आपने सुनी होगी, आपने धार में गुफाओं का नाम सुना होगा, आपने विदिशा में गुफाओं के नाम सुने होंगे। वो सारी गुफाएं हमारी कैसी है, पूरा पाषाण कालीन गुफाएं हैं। दोस्तों मध्य पाषाण काल क्या कहलाता है, तो जब इंसान गुफा से निकला और उसका मानसिक विकास थोड़ा सा ज्यादा हुआ और उसने औजार बनाने की कला सीख ली, इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। जब मनुष्य ने थोड़ा सा टेक्निकल माइंड इस्तेमाल करना चालू किया और उसने अपने जीवन के लिए क्या किया, औजारों का आविष्कार किया। मनुष्य के पास और बुद्धि डेवलप हुई और उसने पहिए का आविष्कार किया, उसने गाड़ियों का आविष्कार किया, उसने रहने के लिए घर बनाए। इन सब का जो विकास हुआ है वो कब हुआ है, नव पाषाण काल में। तो ये बिल्कुल एक मनुष्य के हम जीवन से ही याद कर सकते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, इनिशियल एज में रहता है, तो एक झूले में डला रहता है, तो गुफा में जीवन हो गया। जैसे ही वो झूले से उतरता है तो कुछ चीजों को उठाता है, पकड़ता है, मुंह में डालता है, खेलता है, फेंकता है, तो वो मध्य पाषाण काल का हो गया। और जब व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने सारे रिसोर्सों का अरेंजमेंट नव पाषाण काल। तो ऐसा कुछ पत्थरों के साथ संपर्क रहा मनुष्य का। तो दोस्तों ये जाता है प्रागैतिहासिक काल, बहुत बड़ा डिस्कशन है जो कि हम डिटेल वाली क्लासेस जब पढ़ेंगे तो हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। एक मिनट देखना, इसको डिलीट करना है। चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पर पाषाण काल के बारे में देखा। अब हम पाषाण काल से जब आगे निकलते हैं तो हम पहुंचेंगे कहां पर, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों आपको बता दिया गया है कि जहां पर मनुष्य ने कुछ तो लिखना सीख लिया था, पर हम आज के मनुष्य नहीं समझ पाए कि वो लिखा क्या था। तो ऐसा इतिहास जो लिखा तो गया है बट प्रॉपर मैनर में आज तक पढ़ा नहीं गया है, वो इतिहास है आपका आद्य इतिहास। अब इसमें दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है वो हम पहली बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मुख्यतः इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाएगा। इसके बाद जहां पर प्रॉपर राइटिंग वर्क आया, जिसको हमने अपनी मेहनत के जरिए पढ़ भी लिया और नई भाषाओं का विकास भी हो गया, वो काल बनेगा वैदिक सभ्यता का काल। पर पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों
कभी भी आप देखेंगे एक सभ्यता की जब हम बात करते हैं, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन हो रहा है, और सिविलाइजेशन का मतलब कहलाता है एक मनुष्य का सही तरीके से जीवन जीने की कला। तो मनुष्य की जो ऑथेंटिक जीवन जीने की कला है, सिविल लाइफ जिसे कहा जाता है, वो सिविलाइजेशन, पहला सिविलाइजेशन किसका बना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिविलाइजेशन था वो पहला सिविलाइजेशन माना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ क्या। सभ्यता का पालना कहा जाता है दोस्तों नदियों को। जब भी आप देखेंगे कोई बड़ी नदी होगी, डेफिनेटली उसके पास शहरों का विकास होगा। जैसे सिंधु नदी के किनारे इस पूरी सभ्यता का डेवलप हुआ है, इसको कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे आप रोमन कल्चर की बात करेंगे तो रोम में जो नदी है टाइबर नदी, उसके किनारे सभ्यता डेवलप हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम नर्मदा घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो कभी भी एक नर्मदा नदी का मैदान हो, सिंधु का मैदान हो, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, टाइबर का, किसी का भी मैदान हो, उसके पीछे पाई जाती है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो कि फसल उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जहां पर मनुष्य के पास खाने का साधन हो, पीने का पानी स्वच्छ हो, वहां पर वो अपनी सभ्यता की शुरुआत करेगा। तो ऐसे ही भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। बट आज की डेट में यदि हम दोस्तों बात करें ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैक्सिमम पोर्शन है वह पाकिस्तान की तरफ है। भारत की तरफ इसका जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कम है। हमारे भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा साक्ष्य देखने को मिलेंगे। पर बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता गई कहाँ? यदि ये सभ्यता ऐसी थी तो ये सभ्यता गायब कैसे हो गई? तो दोस्तों सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी, उसमें आई बहुत बड़ी बाढ़ जिसमें इस पूरी सभ्यता का अंत हो गया। जैसे अभी आपने 1-2 दिन पुरानी खबर देखी होगी, उत्तराखंड में बादल फटा और बहुत बड़ा एक सैलाब आया और उसमें कई सारे गांव एक साथ खत्म हो गए। ऐसा ही कुछ मंजर हुआ था सिंधु घाटी को लेकर। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने यहाँ तक बात की थी कि मनुष्य ने घर बना लिए थे, उसने अपनी चीजों का डेवलपमेंट कर लिया था। यहाँ का मनुष्य इतना ज्यादा साइंटिफिक हो चुका था कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे कॉपर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, सॉरी मैंने कॉपर बोला, इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, कॉपर और टिन से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो कॉपर और टिन के द्वारा हुआ है। तो सोचिए मनुष्य टेक्नोलॉजिकली कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा कि उसने 2 धातुओं का मिश्रण तैयार किया और उससे नई नई चीजों का निर्माण करना चालू कर दिया। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो टॉयलेट हुआ करती थी, वो जो वेस्टर्न टॉयलेट होती है वो टॉयलेट यहाँ पर पाई गई है। यहाँ पे जो रोडों का निर्माण हुआ है वो ट्रायंगल शेप में हुआ है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर इन्होंने जो एक्सीडेंट का रिस्क होता था उसको आइडियोलॉजिकली ही खत्म कर दिया कि जब व्यक्ति टर्न पे जाएगा तो वो एकदम से गाड़ी टर्न नहीं करेगा, वो पहले संभल जाएगा क्योंकि आगे वाला जो मोड़ है वो स्ट्रेट मोड़ है। तो इन्होंने साइंटिफिक तरीके से समकोण कालीन यहाँ पर रोडें बनवाई। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा था, टाइल्स का आविष्कार यहाँ पर हुआ, ईंट का आविष्कार यहाँ पर हुआ, बर्तनों का आविष्कार हुआ। तो मनुष्य बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था और इस डेवलप चीज को ही कहा जाता है सभ्यता। तो भारत की जो सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन मिला वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इसके बाद सभ्यता आई, मनुष्य ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया, विदेशी भी इससे इंप्रेस हुए और भारत में मध्य माइनर एशिया से कुछ लोगों का आगमन हुआ। जो लोग भारत में आए वो काफी इंटेलेक्चुअल लोग थे। उन्होंने कुछ बुक्स की रचना की, कुछ ग्रंथों की रचना की, कुछ किताबों की रचना की और उन्हीं उस समय की बुक्स को कहा जाता है वेद। और वेदों के आधार पर जो बहुत अच्छा समाज तैयार हुआ उस सभ्यता को हमने क्या कहा है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विकास किनके द्वारा किया गया है? तो वैदिक सभ्यता का विकास किया गया है आर्यंस के द्वारा। इस समय भारत पर आगमन हुआ आर्यों का। आदिम जनजातियां तो भारत में पहले से निवास करती थी, बट कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आए, वो कहां पर आए? भारत में एंटर करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे भारतीय ही थे और कुछ लोगों का मानना है ये भूमध्य सागरीय हैं, ये मेडिटेरियन सी की तरफ से भारत पर एंटर करते हैं। तो कुछ का मानना है जो आर्यंस है वो बाहर के लोग हैं, कुछ लोगों का मानना है कि आर्यंस भारत के मूल निवासी ही हैं। पर उस समय का सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग जो था वो आर्यंस था। आर्यों के द्वारा सभ्यता की शुरुआत की गई। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ चीजें होती हैं, जब स्टार्टिंग में कुछ भी नया होता है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और बाद में जब उसका विकास होता है
तो उसमें कुछ कमियां या फिर कुछ विसंगतियां देखने को मिलती हैं। तो हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में चलती है। अब दो भागों में दोस्तों कैसी चलती है, तो यदि हम उसकी बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि वैदिक सभ्यता दो तरीके से कैसे गई, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हमें ये पता है कि होता है पहले प्रश्न और प्रश्न के बाद आता है उत्तर। इस चीज को आप इतिहास में सीख जाइए। कोई भी वंश जब खत्म होगा उसके बाद वाले वंशों का जब भी नाम आएगा तो उसमें आपको ये शब्द लगा हुआ मिलेगा। जैसे वैदिक ईरा के बाद यदि कुछ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, उत्तर वैदिक। मौर्य के बाद यदि कुछ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, मौर्य उत्तर बन जाएगा। गुप्तों के बाद यदि कुछ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, गुप्तोत्तर बन जाएगा। तो प्रश्न के बाद हमेशा क्या मिलेगा, उत्तर। तो ऐसे ही आपको मिलेगा वैदिक काल और वैदिक काल के बाद आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों वैदिक काल में क्या हुआ, तो वैदिक काल में सबसे पहले वेद की रचना हुई और पहला वेद था ऋग्वेद। हमारे 4 वेद हैं, सबसे पहला और ऑथेंटिक वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद बना यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो 3 वेद हैं इनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। ये जो 3 वेद रहेंगे आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना होगी उत्तर वैदिक काल में। और जो ऋग्वेद है इसकी रचना होगी आपकी वैदिक काल में। तो 3 वेद लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में और एक पहला वेद लिखा गया था वैदिक काल में। इसलिए फर्स्ट वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो बिल्कुल प्यारा ऑथेंटिक सोशल समाज था वो ऋग्वैदिक काल था। पर जहां पर एक गोत्र व्यवस्था आई, जहां पर बात होने लगी शूद्र की, व्यापारी की, मनुष्य की, वो सारा दौर आया उत्तर वैदिक काल में। तो इनमें क्या कैसा था उसके आधार पे हम इसकी बात करेंगे। अब आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, जहां से हर चीज की जानकारी हमें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वो काल था आपका ऐतिहासिक काल। दोस्तों जब ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भारत के जो इतिहास है उसको कुछ भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास का मतलब क्या, हमारे भारत में जब अपन आर्यंस की बात करते हैं तो कुल मिला के सनातनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता था। पर कुछ ऐसे लोग आए या कुछ ऐसे लोग हुए जिनको इसमें थोड़ा सा भेद समझ में आया और उन्होंने अलग से संप्रदायों की स्थापना की। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी का नाम और आपने सुना है महावीर स्वामी का नाम। तो ये जो आपको दौर दिख रहा है ना, सबसे पहला दौर प्राचीन इतिहास का 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा तक, यहाँ पर ये 2 पर्सनालिटी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुके थे। तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बनाया बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के अनुयायियों ने बनाया जैन धर्म। तो यहां से आया एक ऐसे राजाओं का दौर जो या तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या तो फिर जैन धर्म को मानने वाले थे। और इस काल को कहा जाता है महाजनपद काल। अब महाजनपद का मतलब क्या कहलाता है, महा मतलब बड़ा, जन मतलब पब्लिक या लोग और पद मतलब उनके पैर। ऐसे कुछ 16 बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने भारत के अंदर महाजनपदों की स्थापना की। तो यहां से आते हैं ऑथेंटिक पूरे राजवंश जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इस इतिहास में आप पढ़ेंगे भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुए जिन्होंने अपने साम्राज्यों का विकास किया। इसके लिए भी एक व्यवस्था है दोस्तों, अपने पास कोड होगा, हम आपकी पढ़ाई को बहुत आसान बना के चलेंगे, जिसमें आपको जो बुक्स में लिखा केवल वही नहीं पढ़ना है, कुछ उसके ट्रिक्स होंगे, कुछ तरीके होंगे जो आपको याद करना है। पहला डेमो आपको इस पे हम दे देते हैं कि वो क्या होगा। यहाँ पर जब आप वंश पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हंसने में सक्सेस। आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे हंसने में सक्सेस, BSP के गुप्त। इतना जो दौर होगा ये सबसे स्टार्टिंग का दौर होगा भारत का। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे हर्यक वंश, फिर पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, फिर पढ़ेंगे नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर आप पढ़ेंगे शुंग वंश, फिर आप पढ़ेंगे कर्णाव, फिर आप पढ़ेंगे सातवाहन,
ये जो चार नाम दिए हैं अंग्रेजी में लिखे हैं बीएसपी के, ये आक्रमणकारी हैं। बैक्टीरियंस, शक, पार्थियंस, कुषाण, और उसके बाद भारत का स्वर्णिम दौर आएगा, भारत का सबसे क्लासिक युग आएगा गुप्त काल। तो मेनली प्राचीन भारत में इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ये जो पूरे हैं ये सबसे बड़े हैं। इसके बाद बहुत सारे वंश होते हैं, चंदेल होता है, वाकड़क होता है, बहुत सारे राजवंश आप यहाँ पर पढ़ेंगे, पर सबसे ऑथेंटिक में आप इनको यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन जो हमने बात की, इसका बहुत शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है। देखिए प्राचीन भारत का काल कौन सा है, महाजनपदा काल है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होगी। फिर सबसे बेहतरीन क्या आएगा, हरिया के अंदर आता है आपका फिर मगध साम्राज्य, मौर्य, पूरा मगध साम्राज्य का कोड है, इसके अंदर आपका मगध साम्राज्य चालू हो जाएगा। और मगध के अंदर भी इंपॉर्टेंट कौन सा मिलेगा आपको, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के पैरेलल में चलेगा चेर, पांड्य और चोल। फिर अपन ने अभी बात की थी कि प्रश्न के बाद क्या आएगा, उत्तर। तो मौर्य काल के बाद कौन सा काल आएगा, मौर्योत्तर काल। और फिर बोला गया ये सब आक्रमणकारी लोग आएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट और बेहतरीन समय आएगा गुप्त काल। तो फिर आपको मिलेगा गुप्त साम्राज्य। इसके बाद एक और आएगा हर्षवर्धन का काल आएगा, तो वो यहाँ पर मिलेगा। अब आपको समझना चाहिए जब किसी भी व्यक्ति का पीक होता है, जब कोई व्यक्ति सबसे अच्छे स्तर पर होता है, तो उसके शत्रुओं का भी निर्माण होता है। और भारत पर आएंगे फिर आक्रमणकारी। यहाँ पर जो आप 712 का दौर देख रहे हैं दोस्तों, जिसे हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, 712 भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब गड़बड़ सन रहा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार भारत में अरब आक्रमणकारी आए। भारत में पहली बार अरबियों का जो आक्रमण हुआ है वो 712 में हुआ है। और मोहम्मद बिन कासिम, वो कौन सा व्यक्ति था, पहला अरबी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और कश्मीर के राजा दाहिर को परास्त कर दिया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो यहां से चालू होती है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, और ये कहां तक जाएगी, जब तक अंग्रेजों ने पूर्णतः सत्ता भारत में स्थापित नहीं कर ली। और भारत में महारानी एलिजाबेथ या महारानी विक्टोरिया की बात करते हैं, या वायसराय का कंसेप्ट कब आया, जब 1857 में हमारी हार हो गई। तो फिर 712 से लेकर 1858 तक का जो दौर है वो क्या कहलाता है, मिडिवल हिस्ट्री कहलाती है। हम मिडाइवल हिस्ट्री की जब बात करेंगे दोस्तों, तो मिडाइवल हिस्ट्री को भी दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री को देखिए दो भागों में हमने डिवाइड किया है, उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत क्या है, जो भारत है 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का। और 18वीं शताब्दी का मतलब दोस्तों यहां से ये कहलाएगा जहां पर अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में आना चालू हो जाएगा। तो 13वीं से 18वीं शताब्दी का जो दौर है वो उत्तर मध्यकालीन कहलाता है। इसके पहले, उत्तर के पहले क्या आएगा, पूर्व। तो पूर्व कहां से जाता है, 8वीं से 13वीं शताब्दी। देखिए होगा क्या, 712 जो आपने बोला ना दोस्तों, इसको भी सीख लीजिए। जैसे अभी हम बोलते हैं, तो अभी हम किस शताब्दी में रह रहे हैं, अपनी 21वीं शताब्दी। सबने सुना होगा कि हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, पर हम जो सन देखते हैं वो सन कौन से अभी चल रहे हैं, 20 वाले सन चल रहे हैं, 2025। इसका मतलब जब भी आप सेंचुरी का नाम बोलते हैं वो हमेशा एक साल क्या रहती है, आगे चलती है, या जो ईयर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पीछे। अब देखिए यहाँ पर है 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। इसका मतलब इसके सन कौन से होंगे, 700 वाले सन होंगे। तो पहले आएगा आपका 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, और फिर आएगा उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। तो हम पहले बात कर लेते हैं पूर्व मध्यकाल की। उत्तर भारत की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है जब भारत में गौरी, गजनबी, इन सारे लोगों का आक्रमण हुआ, तब भारत को प्रोटेक्ट करने वाले यदि कोई वीर लोग थे तो वो थे राजपूत। तो राजपूत आपको पढ़ेंगे मारवाड़, मेवाड़, राजस्थान, इस वाले बेल्ट में। बंगाल की तरफ मिलेंगे आपको पाल शासक, और हरियाणा और पंजाब की तरफ आपको मिलेंगे प्रतिहार शासक। फिर साउथ में क्या हो रहा था, तो दक्कन की तरफ दोस्तों, जो कि मिडिवल इंडिया का पार्ट रहेगा, चालुक्य। तो मेनली कर्नाटका वाला जो बेल्ट होगा यहाँ पे चालुक्य शासक मिलेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटका की जो बीच वाला बेल्ट होगा यहाँ पर आपको मिलेंगे राष्ट्रकूट शासक। चालुक्य में बहुत सारी शाखाएं मिलेंगी, बादामी के साथ आपको बादामी के चालुक्य मिलेंगे, कल्याणी के चालुक्य मिलेंगे, बेंगी के चालुक्य मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चालुक्य मिलेंगे आपको। राष्ट्रकूटों में जाएंगे तो ध्रुव प्रथम मिलेगा, ध्रुव तृतीय मिलेगा, इंद्र मिलेगा, ऐसे बहुत सारे शासक मिलेंगे। पाल में जाओगे तो महिपाल मिलेगा, देवपाल मिलेगा, धर्मपाल मिलेगा, ऐसे राजा मिलेंगे। राजपूतों में तो बहुत बड़ा इतिहास है, चौहान लोगों की बात करेंगे हम। और प्रतिहार में जाएंगे तो गुर्जर प्रतिहार शासक आपको मिलेंगे।
पर बहुत ज्यादा साउथ, बिल्कुल आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिण भारत में मिलेंगे आपको पांड्य और चोल। मेनली दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तीन होते हैं यहाँ पर, चोल चेर पांड्य। चोल चेर पांड्य में सबसे ऑथेंटिक जो होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेजों में, स्कूलों में या फिर कंपटीशन में भी जिसको ज्यादा तवज्जो मिलता है, वो है चोला डायनेस्टी। तो देखिए साउथ में आपको मिलेगा चेर, पांड्य, चोल और पल्लव, पर सबसे ज्यादा आपको जिसके ऊपर फोकस करना होता है वो चोल, क्योंकि भारत में लोकल गवर्नेंस, स्थानीय प्रशासन जिसकी देन है वो है चोला डायनेस्टी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्यारा डेवलप किया वो चोला डायनेस्टी। सबसे ज्यादा जहाजों का निर्माण करने वाला चोला डायनेस्टी, जिसने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया वो चोला डायनेस्टी। तो चोला को सबसे ज्यादा देखना होता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं तो चोल चेर पांडे ये मिलेंगे, तो आपको चोला पे विशेष काम करना होगा। दक्कन की बात करते हैं तो दक्कन में एक साम्राज्य आया, वो था विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य कैसे आता है दोस्तों, तो जब मुगलिया सल्तनत पीक पर होती है और यहाँ के कुछ ऐसे राजा होते हैं जो गलत तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करने लगे, और उसमें भी था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला की हरकतों से परेशान होकर उसके जो निजाम थे, उसके जो सेनापति थे, उन्होंने रंगीला का साथ छोड़ा और फिर जाकर साउथ में एक नए साम्राज्यों की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर बुक्का वगैरह ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना को आगे बढ़ाया। और वैसे इसको यदि हम देखेंगे तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है आपका, ये 1333 के आसपास बनके तैयार होता है। आज ये दोस्तों उत्तर भारत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत कैसे आएगी दोस्तों उत्तर भारत में, जब मोहम्मद गौरी और गजनवी भारत को प्रॉपर लूट चुके हैं, अच्छा खासा इन्होंने भारत से धन और संपदा को लूट लिया। जब इनके जाने की बात हुई तो गौरी के पास ऑप्शन बचता है कि वो क्या करे, तो उसने अपने गुलाम सरदारों को पूरी सत्ता सौंप के चला गया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आपको मिलेगा गुलाम वंश। जैसे आपको यहाँ पर कोड बताया गया था, ऐसे यहाँ पर भी कोड है, गुड़ खाओ तसले में। ठीक है, थोड़ा सा लिख के मैं आपको बता देता हूं, गुड़ खाओ तसले में। देखिए क्या होने वाला है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, और लोधी के बाद इब्राहिम लोधी को परास्त करके आ जाएगी मुगलिया डायनेस्टी और उसमें कौन आ जाएगा, बाबर। तो दिल्ली सल्तनत इस तरीके से चलेगी कहां तक, लोधी तक, और लोधी के बाद कौन आ जाएंगे, मुगल। और फिर मुगलों के साथ युद्ध होगा, अकबर के पैरेलल में चलते हैं महाराणा प्रताप। तो जो राजपूत शासक हैं चौहान वगैरह, वो सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके बाद जो आएगा दौर, वो दौर आएगा किसका, आपका ऐतिहासिक काल का। अब ऐतिहासिक काल क्या दोस्तों, तो ऐतिहासिक काल वो काल जिसके बारे में पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिली, पर जो हमारा ब्रिटिशर्स वाली हिस्ट्री रहेगी हमारी 1857 के बाद की जो इतिहास है, अपन ने यहाँ पे देखा, सन देखा अभी अपन ने ना कि 18वीं शताब्दी तक, तो केवल यहां तक जाता है ये। और उसके बाद जो हमारा पढ़ा जाएगा, देखिए 1858 से लेकर 1947, 1857 में जब भारत अंग्रेजों से हार जाएगा और भारत में ब्रिटिश सत्ता जाएगी, तो उसके बाद से लेकर देश की आजादी 1858 जब भारत की सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई और भारत में आ जाएगा वायसराय। जो महारानी होती थी वो अपने एक ऑथेंटिक पर्सन को भारत में भेजती थी रूल करने के लिए। ये लोग रूल करते रहेंगे जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब इन्होंने कागज में सिग्नेचर करके भारत को अपनी पूरी सत्ता वापस की। तो इसके दौर के बीच में बहुत सारे वायसराय हुए हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक काम हुए हैं, जिसकी जानकारी हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इतिहास बहुत वास्ट है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसको हम क्रमशः पढ़ेंगे और इस फॉर्मेट को ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरे द्वारा पढ़ाने पर आपको बहुत ही सरल माध्यम से चीजें आप तक पहुंचा सकूं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। एक काम हम और करेंगे, जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, उसके साथ हम तुरंत उसके एमसीक्यूज भी करते चलेंगे। तो दोस्तों एमसीक्यूज पढ़ने पे फायदा ये होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और उसके लिए क्या कार्य करना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, चली जाएगा। चलिए, तो दोस्तों हमारा ये पैटर्न होगा जिस तरीके से हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। हर क्लास में आपको 10 मिनट का एमसीक्यू भी मिलेगा, जो भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में क्वेश्चन भी, तो आपको एग्जाम का भी नॉलेज लगता जाएगा।
हाँ वो कर लेंगे अपन, वो तो चलो। हाँ बोलो और के लास्ट में कल तो आखिरी में एडिट करके जाएगा पूरा। अच्छा ये करेंगे। रोक तो दोस्त को, ये ऊपर कैसे आ गया यहाँ? हाँ चलो, तो फिर इसको ऐसे कर दिया। बोलना है तो फिर तो देखने दो ना प्रॉपर क्या था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हिस्ट्री का ओवरव्यू बस देखा है ना, हमने इनरव्यू अभी इसका नहीं देखा है कि इतिहास में एग्जैक्ट क्या था कैसा था। हमने केवल आपको ये समझाने की कोशिश की कि इतिहास किस तरीके से आगे बढ़ी। हमारा तरीका यदि आपको पसंद आया हो, जिस तरीके से हम पढ़ाई को आगे लेकर चलेंगे, यदि आपको ये समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूज उसके देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को प्रमोट कीजिए और बताइए यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो आप हमें थंबनेल पे सपोर्ट कीजिए। आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, तो समय समय पर हम सुधार भी करते चलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम बेहतरीन प्रयास करेंगे आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का। तो चलिए दोस्तों, साथ दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलो।